सेकंड सेमेस्टर में को करिकुलर कोर्स जो आपको पढ़ना है उसका टाइटल है फर्स्ट एड एंड हेल्थ मीन्स प्राथमिक चिकित्सा और स्वास्थ्य। यह कोर्स आपको 6 महीने में पूरा करना है। टोटल 2 क्रेडिट इस कोर्स से आपको प्राप्त होगा। इस कोर्स में 1 क्रेडिट की थ्योरी है और 1 क्रेडिट का प्रैक्टिकल है। कुल मिलाकर के 100 मार्क्स का एग्ज़ाम आपको देना है, जिसमें से 25 मार्क्स आपका मिड टर्म होगा और 75 मार्क्स आपके यूनिवर्सिटी के द्वारा एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाएगा। जो टोटल लेक्चर्स चाहिए इस कोर्स को कंप्लीट करने के लिए वो 15 थ्योरी के लेक्चर्स होने हैं और 30 प्रैक्टिकल के लेक्चर्स होने। जहाँ तक फर्स्ट एड और हेल्थ सिलेबस की बात है, ये पूरा सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइडेड है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फर्स्ट सेकंड यूनिट जो इसका है वो तो मेनली फर्स्ट एड से संबंधित है कि मीन्स प्राथमिक चिकित्सा देने के लिए क्या क्या जानकारी आवश्यक है। थर्ड यूनिट इस कोर्स का बेसिक सेक्स एजुकेशन पर है और फोर्थ यूनिट में मेनली आपको मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड के बारे में। तो हम लोग एक एक यूनिट के सिलेबस को पहले देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना आवश्यक है और कहाँ से उससे संबंधित मैटर आप प्राप्त कर सकते हैं। तो फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है बेसिक फर्स्ट एड मीन्स प्राथमिक चिकित्सा का मूल बेस कहाँ से शुरू होता है। तो इसमें आपको फर्स्ट एड का एम क्या है यह आपको जानना है और फर्स्ट एड से संबंधित गवर्नमेंट के क्या क्या नियम हैं कि कैसे लोग फर्स्ट एड दे सकते हैं, कब आप फर्स्ट एड देंगे और क्या क्या, ताकि किसी प्रकार का कोई लीगल प्रॉब्लम ना होने पाए। आप किस किस सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे फर्स्ट एड देते समय। इमरजेंसी में कैसे डील किया जाए, मतलब जब कोई विशेष ऐसी परिस्थिति पैदा हो जाए, जैसे कहीं एक्सीडेंट आ गया है, कहीं भूकंप आ गया है, कहीं कोई और प्रॉब्लम आ गई है जिसमें कि फर्स्ट एड देना अति आवश्यक है जान बचाने के लिए, तो उस सिचुएशन को आप कैसे डील करें। रिससिटेशन मीन्स आप कोई पेशेंट यदि फेंट हो गया है, मूर्छा की अवस्था में पहुंच गया, बेहोशी के हालात में है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करें, ऐसी स्थिति में आप उसको रिवाइव कैसे करेंगे। और रिवाइव करने के लिए जो बेसिक मेथड है उसको हम बोलते हैं CPR। CPR मीन्स कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन मीन्स कैसे उसके सीने पे या मुंह से उसको दबाव डाल करके उसके कार्डियक मीन्स हार्ट, पल्मोनरी मीन्स लंग है, सांस लेने वाली टिश्यूज को बोलते हैं, उनके ऊपर कैसे प्रेशर करके दोबारा रिवाइव किया जा सके कि पेशेंट की फिर जो सांस धीमी पड़ गई है या खत्म हो रही है उसको फिर से पुनर्जीवित किया जा सके। रिकवरी पोजीशन मीन्स पेशेंट को किस स्थिति में, किस अवस्था में लिटाया जाए, उसके मुंह के बल लिटाया जाए, पीठ के बल लिटाया जाए या करवट उसको लिटाया जाए, जिससे कि उसको मैक्सिमम आराम पहुंच सके। इनिशियल टॉप टू असेसमेंट मीन्स सर से लेके पांव तक उस पेशेंट को आपको असेस करना होगा कि उसको किस प्रकार की चोट आई है, कहाँ चोट आई है, किस कारणवश वो इस अवस्था में पहुंचा है, इससे आप असेस करेंगे। साथ में आपको अपना भी ध्यान रखना है कि आपके स्वास्थ्य पे कोई विपरीत प्रभाव न पड़े, तो अपना हैंड वॉशिंग और हाइजीन का विशेष ध्यान रखेंगे। ये भी फर्स्ट एड का एक बेसिक पहलू है। टाइप्स ऑफ कंटेंट ऑफ ए फर्स्ट एड किट। फर्स्ट एड किट में क्या क्या होना आवश्यक है। फर्स्ट एड किट मीन्स जो प्राथमिक चिकित्सा के लिए बॉक्स होता है उसमें जैसे बैंडेज होना चाहिए, डिटॉल होना चाहिए, थर्मामीटर भी हो सकता है, कोई एंटीबायोटिक और क्रीम ले सकते हैं, पेन किलर्स ले सकते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार के फर्स्ट एड किट्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, उसके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करनी है। सेकंड टॉपिक है फर्स्ट एड टेक्निक मीन्स कैसे ये फर्स्ट एड प्रोवाइड करेंगे आप किसी पेशेंट को। तो इसमें यदि एक्सीडेंटल केस है तो ड्रेसिंग और बैंडेज बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। ड्रेसिंग कैसे करेंगे, उसकी कौन से बैंडेज का उपयोग करेंगे, फिर ड्रेसिंग और बैंडेज के बाद
सेकंड जो इम्पोर्टेंट स्टेप होता है फास्ट इवैक्यूएशन टेक्निक्स, मींस जल्दी से जल्दी जो घायल व्यक्ति है उसको घटना स्थल से हॉस्पिटल पहुंचाया जाए। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे माध्यम हैं कि वो उसे एम्बुलेंस से पहुंचाया जाए, स्ट्रेचर पे लाद के पहुंचाया जाए, किस अवस्था में कैसे उसको लिटा के पहुंचाया जाए, या उसके सिचुएशन को एसेस करते हुए यदि आप सिंगल रेस्क्यूअर हैं, अब मीन्स अकेले हैं, जैसे कहीं आग लगी हुई है, कोई जलते हुए मकान से किसी को निकाल के लाना है, तो उसको कैसे इवैक्यूएट किया जाए वो स्थल से, घटना स्थल से, इस टेक्निक के बारे में आपको जानना है। फिर एक बार इवैक्यूएशन हो जाए तो ट्रांसपोर्ट टेक्निक, कैसे उसे हॉस्पिटल तक पहुंचाना है, कौन कौन से साधन हो सकते हैं जिससे नज़दीकी के अस्पताल में पहुंचाया जा सके, उन टेक्निक्स के बारे में पढ़ना है। थर्ड जो टॉपिक है वो है फर्स्ट एड रिलेटेड विद रेस्पिरेटरी सिस्टम। यहाँ पे मानव शरीर के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको जानना है कि रेस्पिरेशन कैसे होता है और क्यों होता है। जैसे आप सांस नाक के माध्यम से हवा से लेते हैं और वो आपके लंग्स तक पहुंचती है, फिर लंग्स में ऑक्सीजन ब्लड में जाके मिक्स कर जाता है और फिर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में ऑक्सीजन पहुंचाया जाता है ब्लड के थ्रू, और वापसी के समय कार्बन डाइऑक्साइड फिर वापस लंग्स होते हुए बाहर आपके शरीर से बाहर आ जाता है। इस तरीके से यदि आप रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में आपको जानकारी होगी तो यदि कोई पेशेंट की सांस नहीं चल रही है या उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है, जैसे ड्राइंग मीन्स कोई डूब रहा है, कोई व्यक्ति, किसी का गला चोक कर गया है, फंस गया है किसी भी वजह से, स्ट्रैंगुलेशन मीन्स किसी के गले को कस के बांध दिया गया, या हैंगिंग सुसाइड के केस में फांसी जब लगाता है उस समय भी गला रुक जाता है उसका, जिसकी वजह से उसकी सांस रुक जाती है। तो ऐसे पेशेंट के साथ आपका व्यवहार कैसे होना चाहिए ताकि उसकी सांस को दोबारा आप रिवाइव कर सके। स्वेलिंग विद इन थ्रोट, किसी ने गले में कुछ चीज अटका ली है, जैसे छोटे बच्चे अक्सर करके गोली वगैरह मुंह में डाल लेते हैं या कॉइन्स डाल लेते हैं। सोफोकेशन बाय स्मोक, या धुएं की वजह से किसी की सांस रुक रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, या कोई अन्य गैस की वजह से ये प्रॉब्लम हो सकती है, या अस्थमा का अटैक हो सकता है। इन सारी ही परिस्थितियों में पेशेंट की सांस लेने में समस्या आती है तो उसको आप कैसे राहत पहुंचा सकते हैं, इन तरीकों के बारे में आप पढ़ेंगे। फिर फर्स्ट एड रिलेटेड विद हार्ट एंड ब्लड एंड सर्कुलेशन, इसमें आप शरीर में जो दिल होता है हार्ट और ब्लड, और वो कैसे थ्रू आर्टरी और वेन शरीर के विभिन्न भागों में संचरण उसका होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उससे यदि किसी को जो हार्ट में दिक्कत आती है, जो सबसे पहले सिम्टम आता है वो चेस्ट में डिस्कम्फर्ट होता है, उसे सीने में दर्द महसूस होना शुरू होता है या कुछ अच्छा सा नहीं लगता है, उस कंडीशन में उसको आपको क्या कर सकते हैं, या किसी को ब्लीडिंग हो रही है, कोई ब्लड वेसल कट गया है, कैसे रोकना है, इसके बारे में आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट है फर्स्ट एड रिलेटेड विद बॉन्ड्स एंड इंजरीज, मीन्स वॉन्ड्स में चोट लगी है या किसी वजह से कोई घायल हो गया है, तो सबसे सर्वप्रथम तो आप देखेंगे कि वॉन्ड्स किस लेवल का है, मीन्स कितना बड़ा है, वो छोटा सा कट है या एब्रेशन, किसी का एक्सीडेंट हुआ है टू व्हीलर वगैरह से तो वो घिस जाते हैं स्किन, वो प्रॉब्लम्स हैं। हेड में कोई इंजरी तो नहीं आई है, चेस्ट में कोई झटका तो नहीं लगा है, या एब्डोमिनल इंजरी पेट के भाग में किसी प्रकार का कोई झटका तो नहीं लगा जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है, ब्रेन हेमरेज हो सकता है यदि हेड में चोट लगा है। एक्सीडेंट में एम्प्यूटेशन, कई बार लोगों के हाथ पैर कट जाते हैं, या गांव में अक्सर करके आपको पता होगा कि थ्रेशर मशीन में हाथ चला जाता है, उसमें वो क्रश कर दिया जाता है, पूरी तरीके से वो दब जाता है, या किसी को शॉक लगा है, तो इन परिस्थितियों में आप कैसे हैंडल करेंगे। फर्स्ट एड रिलेटेड विद बोन्स जॉइंट्स एंड मसल रिलेटेड इंजरीज, मीन्स स्केलेटन सिस्टम जो आपके बॉडी में है उसके बारे में इसको थोड़ा सा बेसिक ज्ञान आपको करना है, कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं और कहाँ होते हैं। मस्कुलर सिस्टम जैसे स्केलेटल मसल है, कार्डियक मसल है जैसे हार्ट बनता है। फिर फ्रैक्चर किसको कहते हैं, जब बोन टूट जाता है उस स्थिति को फ्रैक्चर बोलते हैं। फर्स्ट एड रिलेटेड विद नर्वस सिस्टम,
और अनकॉन्शियसनेस मीन्स यहाँ पे आप नर्वस सिस्टम्स नर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। आपको पता है कि हमारा नर्वस सिस्टम बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है। इसमें ब्रेन है, स्पाइनल कार्ड है और दूसरी नर्व्स है जो कि बॉडी के हर पूरे बॉडी में फैले हुए हैं, जिसकी वजह से आपको सारे जो आपके महसूस करने की क्षमता है वो इसी नर्वस सिस्टम की वजह से आता है। चाहे वो सुनाई देना हो, चाहे वो दिखना हो, ये सारी चीज़ों के लिए नर्वस सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो नर्वस सिस्टम में किसी भी प्रकार की बदलाव आने में या दुर्घटना होने पे अनकॉन्शियसनेस आ सकता है, मीन्स व्यक्ति बेहोश हो सकता है, उसको स्ट्रोक्स आ सकते हैं, फिट्स आ सकते हैं, कन्वल्यूजन्स, सीजर्स, ये काफ़ी मिलती जुलती बीमारियां हैं। इसमें बॉडी में अनरेगुलेटेड मूवमेंट शुरू होता है और यदि ये लंबे समय तक चले तो उस डिजीज़ को हम एपिलेप्सी कहते हैं। तो इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ना है। फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के बारे में पढ़ा। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट मीन्स एलिमेंट्री कैनाल, आपका जो आहार नाल है, भोजन जिसके द्वारा आप लेते हैं अंदर बॉडी में पहुंचता है और उसका डाइजेशन होता है, उस पूरे ट्रैक्ट को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट बोलते हैं। इस सिस्टम में आपका माउथ है, फायरिंग्स है, स्टमक है, इसोफेगस है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, एनस है और इसमें इससे रिलेटेड जो फर्स्ट एड की कंडीशन उत्पन्न होती है। कई बार डायरिया हो जाता है जो कि विब्रियो कॉलरा एक वायरस से होता है, या फूड पॉइजनिंग, यदि आपने सड़ा गला भोजन ग्रहण कर लिया है तो उसकी वजह से फूड पॉइजनिंग, दोनों ही स्थितियां बहुत ही फैटल कंडीशन मूव कर सकती हैं। फर्स्ट एड रिलेटेड विद स्किन एंड बॉन्स, ये बहुत ही सामान्य सी घटना है कि अक्सर करके घर में आग लग जाता है या जहाँ पे वर्किंग कंडीशन है आपकी वहाँ पे आग लग जाती है और स्किन बर्न सबसे कॉमन केस है। बर्न्स की वजह से घाव पैदा हो सकते हैं, ड्राई बर्न्स है, बर्न्स फ्रॉम फायर है, हीट है या स्टीम है, स्टीम की वजह से भी भाप भी लग जाए तो उसकी वजह से भी आपके स्किन बर्न हो सकते हैं। ये बर्निंग प्रॉब्लम इलेक्ट्रिकल वायर की वजह से भी हो सकती है, केमिकल्स की वजह से भी बर्निंग हो सकती है, सन बर्न जो अक्सर करके आप गर्मियों के दिनों में महसूस करते हैं, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जिसको आप हिंदी में बोलते हैं लू लग जाना। इसकी वजह से हमारी बॉडी पे टेम्परेचर रेगुलेशन ये गड़बड़ हो जाता है। फ्रॉस्ट बाइट जैसे कि हीट की वजह से बर्न्स होते हैं, उसी तरीके से लो टेम्परेचर की वजह से भी बर्न्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं कोल्ड बर्न्स। यदि बहुत ही लो टेम्परेचर है आइस का तो उसकी वजह से भी आपको बर्निंग फील हो सकती है और स्किन अफेक्टेड हो सकती है। अब इन कोल्ड बर्न या हीट की वजह से जो भी बर्निंग हो रही है उसके प्रिवेंशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, और ये दोनों ही कंडीशन में एक यदि में हाई टेम्परेचर की वजह से जो बर्न्स होते हैं उसकी वजह से फीवर भी हो सकता है और हाइपोथर्मिया, यदि कोल्ड टेम्परेचर में आप ज़्यादा देर तक आ गए तो हाइपोथर्मिया मीन्स बॉडी का टेम्परेचर बहुत डाउन हो जाता है। दोनों ही कंडीशन फैटल हो सकती हैं। फर्स्ट एड रिलेटेड विद पॉइजनिंग, ये एक दूसरी बहुत जनरल घटना हमारे समाज में दिखाई देती है कि अक्सर करके विशेष परिस्थितियों में लोग पॉइजन कई प्रकार के ले लेते हैं या गैस इंजेक्शन या स्किन के थ्रू एंट्री आ सकती है जो कि पॉइजनस हो सकता है और फैटल हो सकता है। इससे हम बचाव करने के लिए क्या कर सकते हैं? फर्स्ट रिलेटेड विद बाइटिंग एंड स्टिंग्स, हमारे देश में पर्टिकुलरली गांव में स्नेक्स बाइट की संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं और इंसेक्ट बाइट्स भी काफ़ी कॉमन घटना है जिसमें हनी भी अक्सर करके ये बाइट्स या स्कॉर्पियन स्टिंग्स ये इस तरीके की कंडीशंस पैदा होती हैं। फर्स्ट एड रिलेटेड विद सेंस ऑर्गन्स में आपके जैसे आई है, ईयर है, नोज है और स्किन है, ये बेसिक सेंस ऑर्गन्स हैं। इसमें किसी भी प्रकार की यदि चोट लग जाए या इम्पेयरमेंट हो जाए तो आपको काफ़ी समस्या आ सकती है, या यदि इनके थ्रू कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट उसमें एंट्री कर गया जैसे आंख में है, ईयर में है या नोज में है, तो उसमें कैसे आप फर्स्ट एड के थ्रू उससे पेशेंट की समस्या को हल निकाल सकते हैं। स्पेसिफिक इमरजेंसी स्टेशंस एंड डिजास्टर मैनेजमेंट, इमरजेंसी एट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, आप अक्सर करके देखते हैं कि स्टूडेंट्स
मैदान में बेहोश हो जाते हैं। उसके कई कारण हो सकते हैं कि वो पानी नहीं पिए हैं, खाना नहीं खाए हैं, भूखे रह गए हैं किसी भी वजह से, या ज़रूरत से ज़्यादा उन्होंने काम कर लिया। रोड एंड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स, यहाँ पे एक्सीडेंट के समय दुर्घटनाएं हमारे देश में बहुत ही कॉमन है। उन परिस्थितियों में आप कैसे मैनेज करेंगे सिचुएशन को। इमरजेंसी इन रूरल एरियाज में कई प्रकार की अपनी इमरजेंसीज आती हैं कि किसी को कोई बीमारी हो गई, या थ्रेशर में हाथ कट गया, या स्नेक बाइट्स हो गई, तो इस तरीके की कॉमन प्रॉब्लम्स देखने में आती हैं। डिजास्टर इन मल्टीपल कैजुअलिटी एक्सीडेंट्स, ऐसा डिजास्टर जिसमें कि कई सारे लोग एक साथ घायल हो जाए, जैसे फ्लड हो जाए या अर्थक्वेक आ जाए। इन कंडीशंस में बहुत सारे लोग एक साथ घायल हो सकते हैं। तो ऐसी स्थिति को कैसे मैनेज करेंगे। ट्राइएज मीन्स, इसमें यह तरीका सिखाया जाता है कि जब ढेर सारे एक साथ आपके पास ऐसे केसेस, एक्सीडेंटल केसेस आ जाएं, तो उसमें आप उनको कैसे हैंडल करेंगे, ये देखते हुए कि किसको एकदम इमरजेंसी कंडीशन है उसको सबसे पहले देखना होगा, या अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, किसको कैसी प्रॉब्लम है उसके हिसाब से उस तरीके के स्पेशलिस्ट के पास आप उसको भेजेंगे। इस टेक्निक्स को हम ट्रायल्स बोलते हैं। थर्ड यूनिट में आपको बेसिक सेक्स एजुकेशन के बारे में पढ़ना है। मींस सेक्स किसको कहते हैं। जैसे हम सभी को पता है कि मेल और फीमेल, हमारे ह्यूमन बींग्स में दो तरीके के इंडिविजुअल्स होते हैं। मेल के कुछ अपने विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और फीमेल के कुछ अपने विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो ये किस बेसिस पे डिपेंड करता है कि कौन मेल होगा कौन फीमेल होगा, और उसको टेस्ट के माध्यम से कैसे हम प्रूव कर सकते हैं। फिर हमें बेसिक यूरिनरी सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ना है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम मीन्स कि कैसे हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम वर्क करता है, इसमें कौन कौन से ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं, उनके बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना है। मेल पुबर्टी स्टेज, मेल पुबर्टी मीन्स 13 से 17-18 साल तक के एज ग्रुप्स के बच्चों में जो चेंजेज आते हैं, जो फिजिकल चेंजेज आते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेज आते हैं और जो इमोशनल चेंजेज आते हैं, उनके बारे में आपको अवगत कराना हो। उसी तरीके से फीमेल पुबर्टी भी 13 से 17-18 साल तक के बच्चों में आती है। उसमें भी बहुत सारे मॉर्फोलॉजिकल और इमोशनल चेंजेज आते हैं, उनसे आपको अवगत कराना है कि ये ऐसे चेंजेस क्यों आ रहे हैं और इसका क्या मतलब है। मेल फीमेल सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, मेल फीमेल में जो बहुत सारी सिमिलैरिटीज भी हैं और कुछ अंतर भी हैं, जबकि दोनों ही ह्यूमन बींग्स कहलाते हैं। तो ये अंतर क्यों आ रहे हैं और कैसे इनका प्रभाव क्या आपके शरीर पे पड़ता है। सेक्सुअल इंटरकोर्स किसको कहते हैं। मीन्स जो सेक्स मेल और फीमेल के बीच जो सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टेब्लिश होता है उसको हम इंटरकोर्स बोलते हैं, और उसकी वजह से प्रेगनेंसी हो सकती है और चाइल्ड बर्थ हो सकता है। इन परिस्थितियों में हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए, हमें कैसे अपना केयर करना चाहिए, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। फैक्ट्स, एटीट्यूड, मिथ्स अबाउट LGBTQ+, ये एक स्पेशल टर्मिनोलॉजी है। L मीन्स लेस्बियन, G मीन्स गे, B मीन्स बाइसेक्सुअल, T मीन्स ट्रांसजेंडर, Q मीन्स क्यूर, QUER एक टर्म है, और प्लस मीन्स इससे रिलेटेड जितने भी इंडिविजुअल्स हमारी सोसाइटी में हैं उन सब के बारे में आपको पढ़ना है कि उनके बारे में वास्तविक सच्चाई क्या है, उनका एटीट्यूड में जो परिवर्तन आपको दिखाई देता है वो क्या है, जो मिथ्स इससे रिलेटेड है कि ये इंडिविजुअल एबनॉर्मल होते हैं उसके बारे में आपको पढ़ना है, और इनको कैसे पहचाने हैं। बर्थ कंट्रोल एंड एबॉर्शन मीन्स बच्चा कैसे पैदा हो, या यदि उसके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करनी है तो एबॉर्शन की क्या क्या कंडीशंस हो सकती हैं। सेक्स विदाउट लव मीन्स वो इंटरकोर्स जिसमें कि लव ना हो उसको हम सेक्स विदाउट लव बोल सकते हैं। ये कैसे, हैरेसमेंट कोर्ट इसको क्यों मानता है, सेक्सुअल अब्यूज क्यों माना जाता है और रेप क्यों कहा जाता है, ये तीनों ही कंडीशंस सेक्स विदाउट लव के हेडिंग में आपको जानकारी दी जाएगी। प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, आपको पता है कि बहुत सारे डिजीज सेक्स इंटरकोर्स के दौरान एक से दूसरे व्यक्ति में ट्रांसफर होते हैं, जैसे एड्स सबसे कॉमन डिजीजेज है। तो इनको रोकने के लिए हम क्या क्या उपाय कर सकते हैं, क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं ड्यूरिंग
इंटरकोर्स। फोर्थ टॉपिक है मेंटल हेल्थ एंड साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड, मीन्स मानसिक स्वास्थ्य के बारे में आपको यहाँ बताया जाएगा, और यदि किसी का मानसिक स्वास्थ्य में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसको कैसे फर्स्ट एड प्रोवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप पढ़ेंगे व्हाट इज मेंटल हेल्थ, मानसिक स्वास्थ्य क्या है, और इसमें हम कैसे फर्स्ट एड के द्वारा मदद कर सकते हैं किसी की। मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स इन इंडिया आपको अक्सर करके सड़क पे चलते हुए दिखाई देते हैं कि बहुत सारे मेंटली इल पर्सन्स सड़क पे आपको दिख जाएंगे जो विभिन्न अवस्थाओं में होंगे। बहुत सारे तो इस स्थिति में होते हैं कि कपड़े ही नहीं पहने रहते हैं। इसी तरीके से आपको हर व्यक्ति में कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स नजर आती हैं। वो यदि विद इन लिमिट्स हैं तब हम उसको नॉर्मल इंडिविजुअल बोलते हैं, लेकिन जब ये प्रॉब्लम रेकर करने लगती है बार बार और उसके बिहेवियर में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है, समाज में प्रॉब्लम क्रिएट करने लगती है, तब हम बोलते हैं कि अब इसमें साइकोलॉजिकली इम्बैलेंस पैदा हो रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड एक्शन प्लान आपका क्या होगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिप्रेशन, डिप्रेशन को आप कैसे समझेंगे, और एंजाइटी डिसऑर्डर किसको कहेंगे आप। डिप्रेशन मीन्स जब आदमी अपने आप में खोया रहता है, परेशान रहता है, और वो हर गलती के लिए अपने आप को दोषी ठहराने लगता है। एंजाइटी किसी भी साधारण एबनॉर्मल सिचुएशन में आदमी अक्सर करके एंजाइटी में आ जाता है जब कोई काम उससे नहीं हो पाता है। क्राइसिस ऑफ फर्स्ट एड फॉर सुसाइडियल बिहेवियर, यदि किसी का बिहेवियर सुसाइड की तरफ बढ़ रहा है तो उस स्थिति में आप कैसे फर्स्ट एड देंगे। डिप्रेसिव सिम्टम्स क्या क्या होंगे, मीन्स जब डिप्रेशन में आदमी आता है तो उसमें कौन कौन से ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिखाई देंगे जिससे कि आप उसकी मदद कर सके। व्हाट इज नॉन सुसाइडल सेल्फ इंजरी, कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि पेशेंट सुसाइड तो नहीं करता है लेकिन अपने आप को वो नुकसान पहुंचाता है, जैसे वो ब्लेड से अपने हाथ पैर की नसों को काट लेता है या विभिन्न प्रकार से अपने आप को इंजर्ड करता है, घायल करता है। नॉन क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर डिप्रेशन एंड एंजाइटी, यदि कोई अभी डिप्रेशन और एंजाइटी की स्थिति में है तो उस स्थिति में उसको फर्स्ट एड आप कैसे देंगे। क्राइसिस फर्स्ट एड पैनिक अटैक, जब पैनिक अटैक पड़ ही जाए, जब एकदम डिप्रेस्ड कंडीशन में आ जाए या ट्रॉमेटिक इवेंट्स कोई होने लगे, उस स्थिति में आप फर्स्ट एड कैसे प्रोवाइड करेंगे। अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसऑर्डर्स इन विच साइकोसिस में अकर, वो कौन सी परिस्थितियां हैं जिसमें कि ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स अराइज हो सकती हैं। क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर एक्यूट साइकोसिस, जब एक्यूट साइकोसिस की कंडीशन आ जाए उस समय फर्स्ट एड कैसे दिया जाएगा। अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर का मतलब हुआ कि जब कोई व्यक्ति नशे का आदी हो जाता है, जैसे कोई ड्रग्स लेने लगता है या अफीम चरस वगैरह का आदी हो जाता है, भांग का आदी हो जाता है या शराब का नशा करने लगता है, तो इस स्थिति को बोलते हैं सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर, जिसमें आप किसी चीज का ऐसा उपयोग करते हैं कि अब वो आपके लिए ही हानिकारक होने लगती है। तो ऐसी स्थिति में आप कैसे उस व्यक्ति को हैंडल करेंगे। क्राइसिस फर्स्ट एड फॉर ओवरडोज, यदि किसी ने ओवरडोज कर लिया है और वो बेहोश की अवस्था में है, या यदि वो नॉर्मल भी है तो कैसे वो इस आदत से उसको दूर ले जाएंगे आप, विड्रॉल यूजिंग मेंटल हेल्थ फर्स्ट एड। इस तरीके से मेंटल फर्स्ट एड के को यूज करते हुए ऐसे आप विभिन्न परिस्थितियों से किसी भी पेशेंट को बाहर निकाल सकते हैं और एक तरीके से उसको फिर से नया जीवन दे सकते हैं आप। तो ये सारे कोर्सेज आपको पढ़ने हैं। इसको पढ़ने के लिए लास्ट में बहुत सारे बुक्स का नाम दे रखा है जिससे आप जा सकते हैं, या साइट्स का नाम दे रखा है जिसको आप क्लिक करते ही आप उस साइट पे पहुंच जाएंगे और आपको जानकारी इसके द्वारा प्राप्त हो जाएगी। और वैसे बीच बीच में मैं जो कुछ टफ टॉपिक्स हैं जिनमें मैं आपकी मदद कर सकता हूं उनके बारे में मैं इस संबंध में लेक्चर आपको YouTube पे देता रहूँगा। तो आप हमसे बराबर जुटे रहिए ताकि इसके बारे में और हम लोग बात करते रहें। थैंक यू।